नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और द लोक नीति की एक खास पेशकश में आज हम जिस राजनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाने का कार्य किया, किस तरह से वो अटल बिहारी वाजपेयी के समीप आए और किस तरह से पार्टी कैडर में उनको टॉप कैडर में शामिल किया गया। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता और दिवंगत राजनेता श्री प्रमोद महाजन के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति से किस तरह से शुरू होते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपना दबदबा बनाते हैं, इस पूरे मामले को लेकर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं द लोक नीति के संपादक श्री आदित्य सिंह जी। और आदित्य सिंह जी से हम जानेंगे प्रमोद महाजन के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, प्रमोद महाजन जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो है वरिष्ठ राजनेता के तौर पर जिनको जाना जाता है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक किस्से, उनकी राजनीतिक जानकारियों से पहले हम जानना चाह रहे हैं आपसे उनकी स्कूली शिक्षा और उनकी कॉलेज शिक्षा के बारे में। देखिए, बहुत ज़्यादा कॉलेज वगैरह का नाम तो बहुत विशेष याद नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको उनके जन्म से लेकर के उनके पत्रकार बनने तक, फिर पत्रकार से किस तरह राजनीति में आते उस सब पे प्रकाश डाला जाए। बहुत दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, प्रमोद महाजन बेसिकली महाराष्ट्र से नहीं थे। प्रमोद महाजन का जो पैतृक स्थान है वो तेलंगाना है। तेलंगाना में एक इलाका है महबूब नगर, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार से थे और फिर वहाँ से वो लोग माइग्रेट करते हैं। महाजन गली में रहते थे लोग, फिर वहाँ से वो लोग माइग्रेट करके जो है महाराष्ट्र में आ जाते हैं और पुणे के आसपास एक इलाका है, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, वहाँ पर आकर के ये लोग बस जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बीड ज़िला है महाराष्ट्र का, उसमें ये लोग आके बसते हैं, बीड ज़िले में। और फिर यहाँ से इनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। स्कूलिंग भी यहीं होती है, जो सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलिंग यहीं होती है। इसके अलावा कॉलेज भी यहीं से होता है और कॉलेज पुणे में से करते हैं एक कॉलेज से, जहाँ से वो जर्नलिज्म की डिग्री लेते हैं और फिजिक्स में और जर्नलिज्म में इन्होंने अपने बैचलर्स डिग्री की। फिर पुणे के ही कॉलेज से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। इस पूरे दरमियान, इस पूरे बचपन से लेकर के, स्कूल से लेकर के कॉलेज लाइफ तक ये आरएसएस से जुड़े थे। लेकिन जब ये नौकरी करने गए तो नौकरी करने के लिए इन्होंने एक अखबार ज्वाइन किया, जिसके संपादक के तौर पे इन्होंने काम करना शुरू किया। और जब धीरे धीरे ये भारतीय जनता पार्टी के भी टच में आने लग गए और फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जो है स्वतंत्र, मतलब ये राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार की भूमिका, 1 साल तक पत्रकारिता ने की थी, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पत्रकारिता ये नहीं कर पाए थे जी। और कुछ ही दिन के लिए इन्होंने स्कूल में टीचिंग का काम भी किया था। तो स्कूल का टीचिंग का काम छोड़ करके सीधा जो है आरएसएस के लिए परमानेंट प्रचारक के तौर पे, यानी कि होता ना कि एक प्रोफेशनल प्रचारक जो फुल टाइम प्रचारक होता है। मतलब माना जाए कि भाजपा में आने की शुरुआत जो है वो आरएसएस के माध्यम से पहले लगभग हो चुकी हाँ, थी। उसकी नींव भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए की नींव जो होती है, अक्सर जो देखिए रूट्स, जो बड़े नेताओं की रूट है वो आरएसएस से ही आती है। तो वो आरएसएस से थे, बचपन से आरएसएस के प्रचारक थे। लेकिन 21-22 साल की उम्र में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो जो है पूरी तरह से आरएसएस के लिए प्रचारक के तौर पे काम करेंगे। फिर उन्होंने जब अपना कॉलेज ख़त्म किया, फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया आरएसएस को प्रचारक के तौर पे पूरी तरह से, और फिर उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 21 साल की उम्र में इनके पिताजी का निधन हो गया था। तो एक बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी उनके संस्कार, उनके बोलने के तरीके, उनकी शालीनता, उनकी राजनीति इस तरह की थी कि पिता न होने के बाद उनका लालन पालन कैसे हुआ था, कैसे संस्कार उनके अंदर थे, वो सब उनकी नैतिकता से दिखता है। नैतिकता के भरे हुए राजनीतिक कहूँगा मैं उनको। हम आते हैं सन 88 से सन 90 के दायरे में, जब सर से जानना चाहेंगे कि उस दौरान रथ यात्रा आडवाणी करते थे पर उसमें दिमाग रहता था प्रमोद महाजन का, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के सहारे और हिंदुत्व के रास्ते पर चलने लगती है। नई भारतीय जनता पार्टी और श्री राम का सहारा,
इन दोनों की पॉलिसी के पीछे किसका दिमाग था? नहीं, इसमें तो मैं मानता हूँ कि देखिए, इसमें उसको श्रेय मैं डायरेक्ट जो है महाजन को नहीं देना चाहूँगा। नहीं, क्योंकि महाजन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रथ यात्रा का पूरा खाका तैयार किया था। रथ यात्रा का खाका जरूर महाजन ने तैयार किया, मैं इस बात से स्वीकारता हूँ आपकी। लेकिन जो लिखते हैं सावरकर, जो लिखते हैं, जो गोलवलकर लिखते हैं, उस आइडियोलॉजी के बारे में अगर थोड़ा सा अध्ययन किया जाए तो बीजेपी का जन्म और आरएसएस का जन्म ही हिंदुत्व की राजनीति के लिए ही हुआ है। उनका लक्ष्य ही यही है, तो उसी की राजनीति करते हैं। उसमें नयापन जोड़ने के लिए और पार्टी को एक कैडर के मोर्चे पे मजबूत करने के लिए कि हमारे पास हिंदू कैडर आ जाएगा, उसको मजबूत करने के लिए जो राम मंदिर था जिसका विवाद 50 के दशक में शुरू हो गया था छोटा मोटा, उसको किस तरह से बीजेपी ने ग्रैब किया और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया, उसका सीधा श्रेय जाता है प्रमोद महाजन को। और बहुत बढ़िया किस्सा भी याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने डांट भी दिया था प्रमोद महाजन को शिमला समझौते में, इसी पूरे प्रकरण में। और पूरे मामले में अटल बिहारी वाजपेयी का मत स्पष्ट नहीं था, वो चाह नहीं रहे थे कि ये रथ यात्रा शुरू हो, अडवाणी जी रथ यात्रा चालू करें, उनके उसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन मजबूरी में, आरएसएस के दबाव में और पार्टी के सभी नेता एक मोर्चे पर, अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा सा सोशलिस्ट माइंडसेट के आदमी थे, तो दूसरे मोर्चे पर तो उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। फिर उन्होंने पूरी जीवन जिस पार्टी के लिए दिया हो, वो जो है पार्टी बनाने से लेकर के जिसके फाउंडिंग मेंबर में से एक रहे हों, तो वो पार्टी को वो छोड़ नहीं सकते थे। फिर उन्होंने पार्टी की बात मानी और फिर बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो इसी पूरे मुद्दे से ही बनते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अंदरूनी बात हमें पता चली कि जो प्रमोद महाजन अटल बिहारी वाजपेयी को बाप जी कहते थे और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण कहे जाते हैं, उनसे इस बात को लेकर अटल जी के साथ थोड़ी सी खटपट तू में हो गई थी। 95 का दौर बीतता है, अटल जी की सरकार तो उससे पहले ही प्रमोद महाजन को अगर देखा जाए तो मैं चाहूँगा कि जैसे प्रमोद महाजन के बारे में अपने दर्शकों को बता दिया कि कैसे जो है राम मंदिर के मूवमेंट की शुरुआत उनके दिमाग की उपज थी। इससे भी पहले अगर उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को ट्रैक करें हम, तो हमको मिलता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड पे मजबूत करने के लिए स्टेट्स यूनिट जो होती हैं, राज्यों की जो यूनिट है, उनको कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। और ख़ुद वो 83 से लेकर के 85 तक जनरल सेक्रेटरी रहे महाराष्ट्र के स्टेट यूनिट के और भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर उसके बाद 85 के बाद वो राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं, युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और फिर उसके बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते हैं। और इस बीच में 95 में जो महाराष्ट्र का चुनाव होता है उसमें शिवसेना भी सीट निकालती है, बीजेपी भी सीट निकालती है। तो शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन का बीच, जिसके लिए आज बीजेपी और शिवसेना आमने सामने खड़ी हैं। और आज तो वो भी तब जब कल जो है प्रमोद महाजन का जन्मदिन रहा हो। इस पूरे मौके पर मैं आपको याद करना चाहूँगा कि प्रमोद महाजन ही वो थे जो 1995 में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को सफल बना पाए थे और सरकार चलाए थे। प्रमोद महाजन के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब वो संसद में धारा प्रवाह बोलते थे तो क्या विपक्ष क्या पक्ष सभी एक टक से उनको सुनते थे। प्रमोद महाजन न केवल एक अच्छे वक्ता थे बल्कि एक कुशल राजनेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि विपक्ष प्रमोद महाजन को लेकर क्या सोचता था। वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी थे बीच में, जी रहे हैं सरकार में, जी बीजेपी की सरकार में। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहते हुए ये माना जाता है प्रमोद महाजन ने बहुत अच्छा काम किया। एक पार्लियामेंट्री जो एटमॉस्फेयर होती है, जो पार्लियामेंट्री स्पिरिट होती है, उसकी पूरी भूमिका जो है कहीं ना कहीं मंत्रालय की होती है कि विपक्ष को मौका कितना दिया जा रहा है, विपक्ष को कितना स्पेस दिया जा रहा है, विपक्ष के कहने पे कब 0 आर लगाया जा रहा है, जब कब क्वेश्चन आर लगाया जा रहा है, किसी बिल में विपक्ष को कितना इन्वॉल्व किया जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं पार्लियामेंट की, उसमें विपक्ष की कितनी भूमिका होती है, इन सब में एक्सटर्नल जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और प्रमोद महाजन ने इस पद को बहुत कुशलता से निभाया और एक नेता के तौर पर और एक मंत्री के तौर पर उन्होंने जो एक पार्टी लाइन से हट करके जो एक रिलेशन होता है, एक जो होता है ना कि पार्टी टू पार्टी टॉक, पार्टी टू पार्टी डिस्कशन, ये सब बहुत हेल्दी हुआ था और अच्छे रिलेशंस बने थे और पार्लियामेंट का एक अच्छा एटमॉस्फेयर था।
तो प्रमोद महाजन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रमोद महाजन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो बहुत नैतिकता से भरे हुए व्यक्तित्व थे। मैं उनको फंडामेंटल बेसिस पे अगर जज करूंगा तो उनके उस आइडिया का मैं हमेशा को क्रिटिसाइज करता हूँ, रथ यात्रा वाला। क्योंकि अगर आपको किसी पार्टी को इमर्ज कराना है तो आप जरूरी नहीं कि आप पोलराइजेशन के ही मोर्चे पे ही अपनी पार्टी को कम्युनल मोर्चे पे ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। वो क्रिएटिव तो जरूर था आइडिया जो अभी तक काम कर रहा है, लेकिन उससे भारत का, देश का, समाज का नुकसान है और कोई भी राजनेता ऐसा नहीं कर सकता। उस मोर्चे पे मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन ओवरऑल बहुत ही नैतिकता से भरे हुए राजनेता थे। बिल्कुल। किस तरह से उन्होंने एक नैतिकता का परिचय देते हुए पक्ष और विपक्ष सबको बराबरी का मौका दिया। हमारा अगला सवाल है सर आपसे, 98 से 2003 जो अटल जी ने 5 वर्ष सरकार चलाई, इसके पहले 2 बार वो प्रधानमंत्री बने परंतु पूर्ण सरकार नहीं चला पाए, जिसमें हमने दोनों सरकारों के ऑब्जर्वेशन को भी जाना था। आपसे ये जानना चाहते हैं कि 98 से 2003 की सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? देखिए 98 से 2003 के सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, वो जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार चली थी उसमें वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, जो अभी रविशंकर के प्रसाद के पास डिपार्टमेंट है। और उन्होंने सेल्युलर नेटवर्क को लेकर के जो एक क्रांति जैसी स्थिति बनाई थी, उसका बेस तैयार किया था और उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो कम्युनिकेशन के सेक्टर में एक मिनिस्टर के तौर पे भारत जब बहुत पीछे था तब वो मंत्रालय उनको मिला था। लेकिन आप देखिए कि टेलीफोन कैसे, जो मोबाइल फ़ोन कैसे जो है इमर्ज किया है अचानक से 2 साल में। 2003 तक उनकी सरकार होती है और 5-6 में जैसे ही आप आते हैं, 6-7 पर प्रवेश करते हैं और 6 में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो जाती है। 6-7 से मोबाइल आ जाते हैं लोगों के हाथ में, मतलब करीब 20% आबादी के पास 30% मोबाइल हो जाता है। बाद में उसके बाद बहुत बड़ी रेवोल्यूशन अभी आई है, तो उसकी न्यू ओवरऑल उन्होंने रखी। और अगर राजनेता के तौर पे देखें, मंत्री के तौर पे तो मैंने देख लिया जी। अगर राजनेता के सिर्फ अभी मंत्री के तौर पे तो बहुत अच्छा काम था उनका, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा बोलते थे और बहुत सारे काम किए थे और कोई मतलब ऐसा नहीं था कि जो है उस सरकार के सारे कैबिनेट को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि किसी के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव, CBI ED इस तरह का कुछ सीन नहीं थी, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, टेलीकॉम मिनिस्टर थे। आज टेलीकॉम इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है और किस तरह से चल रही है आपके पास जानकारी है, लेकिन उसकी नींव रखने वाले प्रमोद महाजन थे। अंतिम सवाल, और यहीं से हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। आज प्रमोद महाजन होते तो भारतीय राजनीति में कहाँ होते, किस पद पर होते और क्या कर रहे थे? देखिए ये कह पाना मुश्किल है, इसलिए कह पाना मुश्किल है क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव हारे, जो माना जा रहा था कि जीतेंगे ही, जो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया जिसमें UPA की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहला फेज़ प्रधानमंत्री बनते हैं वो सरकार के बाद 10 साल सरकार चलती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसके बाद BJP फिर से ही मर्ज होती है। इस पूरे 10 साल की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपका सवाल बहुत बड़ा है असल में। इस पूरे 10 साल में प्रमोद महाजन के ना होने से BJP को, अटल बिहारी वाजपेयी भी बाद में बीमार पड़ने लग गए। BJP को अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता थी, लेकिन इस पूरे 90 के दशक में जब प्रमोद महाजन एक पूरा डिज़ाइन करके रथ यात्रा लाते हैं, फिर वो रथ यात्रा होती है। 2003 के बाद आप सुनिए ना, उसको उत्तर को सुनिए आप बात को, कि जब प्रमोद महाजन उस पूरे को डिज़ाइन करते हैं कि रथ यात्रा होगी, रथ यात्रा होती है, कार सेवा होती है, अयोध्या में बाबरी विध्वंस होता है, उसके बाद दंगे होते हैं, मुलायम सिंह गोली चलवाते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं उसके फलस्वरूप, उसके बाद साबरमती कांड होता है, फिर गोधरा कांड होता है। इस पूरे में जब प्रमोद महाजन उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता ग्राउंड पे, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, उनकी इस विचारधारा को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा होता है और उनसे 2 कदम आगे जाके कैप्चर कर रहा होता है कि आपने तो महज जो है यात्रा निकाली, हम तो चल के ये करवा देंगे, और उन्होंने करवाया। मतलब अगर नहीं, प्रमोद महाजन, प्रमोद, हम आपसे आ रहे हैं उस बात, उन्होंने करवाया। तो ये एक नेता आप एक तैयार हो गया, एक नेता आपका तैयार हो गया जो हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा फॉलोअर है नरेंद्र मोदी के रूप में, गुजरात का मुख्यमंत्री, जिसके बयान, जिसके तेवर सब देख रहे हैं। और इस नेता को तैयार करने में सबसे बड़ा भूमिका रही है गोधरा की। और गोधरा की क्यों आया? क्योंकि रथ यात्रा आई। अगर रथ यात्रा ना होती, बाबरी टूटती नहीं, तो गोधरा क्यों होता? तो वो तैयार थे। और जब वो तैयार है, इस बीच में प्रमोद महाजन का निधन हो जाना, तो बताइए सामने कौन आएगा? तो नरेंद्र मोदी ही सामने आते, उनका आना स्वाभाविक था। अगर प्रमोद महाजन होते
तो भी ये स्थिति यही होती जो है, क्योंकि प्रमोद महाजन के समय में भी ये कांड होता। प्रमोद महाजन अगर जिंदा रहते तो भी मोदी की वही छवि रहती, तो भी लोग मोदी को इसीलिए पसंद करते, बहुसंख्यक समाज के लोग, क्योंकि वो मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है, मैं नहीं मानता ऐसा, लोग मानते हैं कि बहुत कट्टर है, तो भी मोदी को लेकर यही सोच होती, तो भी मोदी को चुना जाता। तो ठीक वही हाल होता प्रमोद महाजन का जो आज आडवाणी जी का हाल है। क्योंकि जब देश की जनता नैतिकता के नाम पे मतदान ही नहीं कर रही है, कम्युनल मोर्चे पे जाके मतदान कर रही है और ऐसे लोगों को चुना जा रहा है, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होती। प्रमोद महाजन होते भी तो प्रमोद महाजन गोधरा थोड़ी करवाए थे, वो तो सिर्फ रथ यात्रा करवाए थे। जब रथ यात्रा करने वालों को कोई नहीं याद कर रहा है, तो रथ यात्रा करवाने वालों को क्यों याद करेगा। चलिए ठीक है, तो ये आपने क्रिटिसाइज़ किया प्रमोद महाजन को, और मैं मानता हूं कि आज तक देश में किसी ने भी इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं किया होगा प्रमोद महाजन को, क्योंकि प्रमोद महाजन के बारे में मैंने जब भी लोगों से सवाल किया है तो वो यही कहते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री होते, ये देश में बड़े पद पर होते और आज भारतीय जनता पार्टी को चला रहे होते। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा इसमें परिप्रेक्ष्य बताया कि आज प्रमोद महाजन की स्थिति आडवाणी जैसी हो गई होती, जो शायद ही कोई कल्पना कर सकता है, क्योंकि जिसने भी प्रमोद महाजन को देखा है वो तेज उत्साह के धनी जो राजनेता होते हैं उसके तौर पर देखा। नहीं, मैं कतई नहीं मानूंगा इस बात को, अगर कोई कहेगा कि अगर प्रमोद महाजन जिंदा होते तो आडवाणी जी, चूंकि बहुत लोगों का सवाल है और बहुत लोगों का ये परिप्रेक्ष्य में जवाब है कि आज प्रधानमंत्री होते वो नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना कि आज की स्थिति में वो संघ से थे, लेकिन चूंकि मोदी का वो संघ से तो सभी राजनेता हैं भाजपा के। मोदी का मेरिट इतना ज्यादा है संघ के अंदर या बीजेपी के अंदर, और उनका बीजेपी और संघ को चीज पता है कि मोदी की मेरिट इसलिए ज्यादा है कि क्योंकि मोदी को गोधरा से जोड़ा जाता है, और मोदी के नाम पे ज्यादा पोलराइजेशन हो सकता है, बीजेपी को भली भांति पता है। तो अगर बीजेपी आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, यशवंत सिन्हा जी को, जसवंत सिंह जी को दरकिनार कर सकती है तो इनको क्यों नहीं करती। लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। हम वरिष्ठ राजनेताओं की बात करें तो आप देखेंगे प्रमोद महाजन जो हैं आज बिल्कुल मतलब, और चाहे वो उम्र का मामला हो और दोनों ही चीज़ों में वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल समकक्षी अभी जो नेता चल रहे हैं उस श्रेणी में होते, तो उनको दरकिनार करना इतना आसान नहीं होता। नहीं, अपना ऑब्जर्वेशन नहीं होता, हो सकता है आपका अपना भी हो सकता है, मेरा अपना भी हो सकता है। बहुत लोगों का इसमें ऑब्जर्वेशन है कि यूनिवर्सल क्वेश्चन प्रमोद महाजन के बारे में पूछा जाता है। मैं तो हर चीज़ को वर्तमान में ही के परिप्रेक्ष्य में ही देखता हूँ। वर्तमान में अगर जो स्थिति आडवाणी जी की है, जो स्थिति मुरली मनोहर जोशी की है, जो स्थिति जो है और नेताओं की, आप सोचिए कि आप सबको छोड़, क्या प्रमोद महाजन होते तो उनकी ये स्थिति हो पाती, ये भी एक बड़ा सवाल। पार्टी में नितिन गडकरी को याद करिए, आप पार्टी में सुषमा स्वराज को 2014 में मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय था। लोग प्रिडिक्शन नहीं कर रहे थे सुषमा स्वराज के नाम का, आपको पता है न्यूज़ चैनल से प्रिडिक्शन नहीं आ रहे थे सुषमा स्वराज के नाम का, लेकिन उनको बुला के मंत्रालय मोदी ने दिया क्योंकि वो उस तरह की नेता थे। प्रमोद महाजन भी होते तो उनको एडजस्ट किया जाता और क्या करते मोदी। चलिए बताइए। तो बहुत मतलब आपका जो नॉलेज है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अभी तक के इतिहास में इस तरह का जवाब तो नहीं किसी ने दिया होगा, क्योंकि प्रमोद महाजन का नाम आते ही लोग बाग एक अलग अलग संकल्पना करते हैं। प्रमोद महाजन को अभी के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि कहाँ होते, तो आप मोदी को देख लीजिए, क्योंकि फिर मोदी को कौन है प्रधानमंत्री, मोदी हैं, शीर्ष में कौन है, अमित शाह और मोदी हैं। तो आप अमित शाह और मोदी को देख लीजिए, क्या प्रमोद महाजन की पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि भारत की जनता को इतने बड़े मोर्चा पे पोलराइज करके 2014 का ऐतिहासिक निर्णय ला सकती थी। प्रमोद महाजन की राजनीति जरूर हिंदुत्व के मुद्दे पे थी, लेकिन इतनी आक्रामक नहीं थी, और लोगों ने मोदी की आक्रामकता को वोट किया है। 2014 का मतदान याद करिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरिट पे देखा जाए तो मोदी का हिंदुत्व वाला मेरिट बहुत ज्यादा है, प्रमोद महाजन का कम है। तो प्रमोद महाजन मतलब जो है वो मोदी जितने आक्रामक नहीं, रथ यात्रा डिजाइनर थे। अच्छा। लेकिन रथ यात्रा को भुनाया कौन, आपको पता है। इस तरह के सवालों के जवाब आपको यही मिलेंगे। अन्य चैनल जो भी जानकारी देते हैं प्रमोद महाजन के बारे में आप उसे सुनिए, और हमारे संपादक महोदय की अगर आप जानकारी सुनेंगे तो दोनों में अंतर आपको साफ तौर पर समझ में आएगा। जी हाँ, आप देख रहे थे द लोक नीति की खास पेशकश। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर आने वाले वीडियो के बारे में भी
जानकारी बताइए कि हम किस तरह के अन्य वीडियो आपके लिए बनाएं, और खबरों में बने रहने के लिए आप हमेशा बने रहिए द लोकनीति के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।